Good morning, everyone. Today we are going to read Class 7th History, Chapter 1. This is video 2 of this chapter. Okay, so let's start. Yesterday we read about two maps of Indian subcontinent which were made by Arab and French cartographer. So now continue with it. New and old terminologies means शब्दावली, नई और पुरानी शब्दावली. Okay, if the context in which information is produced changes with time, what about language and meanings? अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स. अब जो अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात करें तो ऐतिहासिक अभिलेख, ओके, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं. ऐसा नहीं कि जितने भी हमारे ऐतिहासिक अभिलेख हैं या जितनी भी हमें इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हमें साहित्यिक माध्यम से मिलती है, साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से मिलती हैं, तो ऐसा नहीं कि वो कोई एक पर्टिकुलर भाषाओं में मिलते हैं. वे कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती रहती हैं. जैसा कि कल हमने पढ़ा था, समय के साथ साथ मानचित्र में भी, भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र में भी बहुत अधिक परिवर्तन आया था. उसकी भाषा में परिवर्तन आया था, स्थानों को लोकेट करने में परिवर्तन आया था. तो उसी प्रकार जितने भी ऐतिहासिक अभिलेख हैं वो कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं. So medieval Persian, for example, is different from modern Persian. अब अगर हम इसका उदाहरण लें, medieval Persian में मध्य युग की जो फारसी भाषा है उसमें अगर हम देखें तो जितनी भी आधुनिक फारसी भाषाएं हैं, मध्य युग की फारसी भाषाएं हैं, दोनों में काफ़ी अंतर है. तो हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि मध्य युग की जो फारसी भाषा है वह आधुनिक भाषा से काफी भिन्न है. द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबुलरी. ओके, वोकेबुलरी मीन्स शब्द भंडार, ग्रामर मीन्स व्याकरण. द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबुलरी. इट मीन्स कि जो यह भिन्नता होती है, चाहे हम भाषा को लेकर करें या शब्दों को लेकर करें, तो जितनी भी यह भिन्नता है यह सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, बल्कि द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम, बल्कि समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं. Take the term Hindustan for example. Today we understand it as India, the modern nation state. अब इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे. अगर हम उदाहरण के लिए अपने हिंदुस्तान जो शब्द हम यूज करते हैं, अगर हम हिंदुस्तान शब्द को ही लें, ओके, तो टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया. आज हम इसे किस भाषा में पहचानते हैं, किस शब्द में पहचानते हैं? भारत राज्य के रूप में पहचानते हैं, जिसे हम हिंदुस्तान कहते थे. अभी भी हम हिंदुस्तान कहते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा जो यूजुअली यूज होता है वो भारत को लेकर होता है, भारत शब्द को लेकर होता है. तो आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य, ओके, मॉडर्न नेशन स्टेट, आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं. When the term was used in the 13th century by Minhaj-e-Siraj, a chronicler who wrote in Persian. Okay, 13वीं सदी में, 13th century, 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार जो थे, ओके, जिनका नाम क्या था? मिनहाज ए सिराज था, इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था. ही मीन्ड द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना. उस समय जब इन्होंने, मिनहाज ए सिराज इतिहासकार ने, क्रोनिकलर मीन्स इतिहासकार, ठीक है, तो इन्होंने जब इस शब्द का प्रयोग किया था तो इनका आशय क्या था हिंदुस्तान शब्द
के प्रयोग को करने से। इनका आशय था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जितने भी इलाके स्थित थे उनका अर्थ इस शब्द से था, हिंदुस्तान शब्द से। उन्होंने हिंदुस्तान शब्द के अर्थ का आशय क्या बताया था कि यह वह स्थान है, हिंदुस्तान वह स्थान है जो पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच के स्थान को रिप्रेजेंट करता है, उनको दर्शाता है। He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultan. अब उन्होंने इस शब्द का जो यूज था, इस शब्द का जो प्रयोग उन्होंने किया वो पॉलिटिकल सेंस, राजनीतिक अर्थ में किया था, उन इलाकों से किया था, उन इलाकों को लेकर किया था इस शब्द का प्रयोग। दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। ओके, डोमिनियंस मीन्स अधिकार क्षेत्र में आते थे, दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में जो भी भूमि, जो भी क्षेत्र आते थे, अगर राजनीतिक अर्थ में उनका अर्थ जो स्पष्ट था हिंदुस्तान को लेकर, वह किस लिए था कि दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जितने भी स्थान हैं उसको लेकर उन्होंने इसका प्रयोग किया था। The area included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. The areas included in this term shifted. अब जितने भी सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी, जितने भी इस शब्द में आए थे, हिंदुस्तान शब्द में पंजाब आया था, हरियाणा आया था, गंगा यमुना के बीच के स्थान आए थे और दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र आए थे, तो ये सभी सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इसके अंतर्गत आने वाले ये सभी क्षेत्र भी बढ़ते चले गए। बाय सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य है कि इस शब्द में कभी भी दक्षिण भारत का समावेश कभी भी नहीं हुआ, इसमें दक्षिण भारत इंक्लूड हुआ ही नहीं। ओके, बाय कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th century बाबर यूज्ड द हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फॉना एंड द कल्चर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसके विपरीत, अगर हम इसके विपरीत देखते हैं, 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। ठीक है, अगर हम इसके विपरीत देखें तो हम क्या देखेंगे, मिनहाज सिराज के अनुसार तो पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के स्थानों का आशय था और दिल्ली सुल्तान के अधिकार क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया था। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर हम बाबर के 16th century 16वीं शताब्दी में अगर हम बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे तो उन्होंने क्या बोला था कि जो हिंदुस्तान शब्द है वो क्या है, उस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और वहां रहने वाले लोगों की संस्कृति के वर्णन के लिए इसको किया गया है। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर। ओके, अब ये हम आगे दूसरे चैप्टर्स में देखेंगे, आगे के जो पार्ट होंगे हम उसमें इसकी डिटेल्स को पढ़ेंगे। सो दिस वॉज समवट सिमिलर टू द वे द 14th century पोएट अमीर खुसरो यूज्ड द वर्ड हिंद। अब हम अगर इसके आगे और हिंदुस्तान शब्द को देखें कि अलग अलग इतिहासकार ने उस शब्द का क्या आशय निकाला था, तो यह प्रयोग 14वीं सदी में, ओके, यह प्रयोग 14वीं सदी में जो पोएट अमीर खुसरो थे, कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। तो इनका जो आशय था वह हिंद के समान था। वाइल द आइडिया ऑफ जियोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, उसकी एक अपनी पहचान थी, एक उसकी कल्चरल एंटिटी थी, उसकी एक सांस्कृतिक पहचान थी, उसकी एक जियोग्राफिकल एंटिटी थी, उसकी एक भौगोलिक पहचान थी। अगर उसे देखा जाए तो भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से, ओके, जहां पर एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, अब वो जो टर्म था
था, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट विद इट टुडे। तो जब हम अमीर खुसरो के अनुसार अगर हम देखें, वहां पर भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप में जाना जा रहा था। वहां हिंदुस्तान शब्द का अर्थ वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ से नहीं जोड़ रहे थे जिसे आज हम जोड़ते हैं। ओके, सो can you think of any other words whose meaning changed in different context? क्या आपको ऐसे कुछ और शब्दों का ध्यान आता है जिनके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदल जाते हैं? तो आप इसके बारे में सोचेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स क्या आपको याद आते हैं जिनसे कि आपको लगता है कि इन शब्दों के अर्थ बदल सकते हैं। So next is, historian today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. किसी भी शब्द का प्रयोग करने में अब जितने भी इतिहासकार थे उनको बहुत सावधान रहना है। दे यूज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट, क्योंकि अगर क्यों उनको सतर्क रहना है किसी भी शब्द का प्रयोग करने में, क्योंकि अतीत में तो उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। अभी हमने लास्ट पैरा में देखा कि 3 इतिहासकार थे, एक कवि थे, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द को अलग अलग मीनिंग में लिया था। तो जब ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए ही हमें उन शब्दों का प्रयोग आगे को करना है। टेक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। ओके, अगर हम एक सिंपल सा वर्ड जिसे हम फॉरेनर यूज करते हैं, जिसे हम आज विदेशी शब्द में उसका प्रयोग करते हैं, फॉरेनर मीन्स हम विदेशी पढ़ते हैं। तो अब हम इस फॉरेनर वर्ड को देखें कि अतीत में, इतिहास में इस वर्ड का कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था और इस शब्द का क्या आशय था। It is used today to mean someone who is not an Indian, so simple। आज हम सभी विदेशी शब्द को, फॉरेनर शब्द को सिंपल एक आशय में लेते हैं कि जो इंडियन नहीं है, जो भारतीय नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं, विदेशी कहते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे युग की बात करें, मध्य युग की बात करें, अतीत की बात करें, तो हम उसका क्या आशय हमारे इतिहासकारों ने बताया था। नेक्स्ट, in the medieval period a foreigner, okay, in the medieval period a foreigner was any stranger who appeared say in a given language। तो मध्य युग में हम अगर बात करते हैं, मिडिएवल पीरियड में अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर मानो फॉरेनर शब्द को क्या कहा जाता था कि मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का, उनके समाज या संस्कृति का अंग ना हो, वही विदेशी कहलाता था। ठीक है, तो मध्य युग में, आज तो हम विदेशी शब्द का आशय किससे ले जाते हैं कि जो भारतीय नहीं है, लेकिन मध्य युग में किसी भी गांव में, वो इंडिया का था, किसी पर्टिकुलर राज्य का होता था, किसी पर्टिकुलर देश का होता था, लेकिन किसी भी गांव में अगर कोई अनभिज्ञ या अनजान व्यक्ति आ जाता था जो कि उस समाज से जुड़ा हुआ नहीं था, उनकी संस्कृति का ज्ञाता नहीं था, उसकी संस्कृति उसे नहीं मालूम थी, तो उसे ही वे लोग क्या कहते थे, विदेशी कहते थे। Someone who not a part of that society or culture। In Hindi, the term परदेसी might be used to describe such a person, and in Persian अजनबी। और ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी कहा जाता था। ठीक है, हम आज भी उस वर्ड को यूज करते हैं, परदेसी शब्द को। और फारसी में अगर हम बात करें, फारसी में इसको क्या कहा जाता था, अजनबी कहा जाता था। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। सिटी ड्वेलर, शहर में रहने वाले निवासी या शहरी निवासी। तो जितने भी, किसी भी नगरवासी के लिए अगर वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक गांव में रहने वाले 2 किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अब अगर हम बात करें उस समय मध्य युग की बात करें, तो उस समय विदेशी किसे कहा जाता था? सिंपली अगर हम इसे डिफाइन करें, एक ही गांव में 2 अलग अलग धर्म के हैं, 2 अलग अलग जाति के हैं, 2 अलग अलग व्यवसाय के हैं, तो वे विदेशी नहीं होते थे। विदेशी कौन होता था? विदेशी वो होता था उस गांव में अगर कोई अनजाना व्यक्ति आ जाता था, भले ही वो दूसरे गांव का है, लेकिन उसकी सभ्यता अलग
अलग है, उसकी संस्कृति अलग है, उसकी लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो उनके लिए विदेशी होता था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज विदेशी को हम किस शब्द में लेते हैं कि जो दूसरे देश से आया हुआ है, वो हमारे देश का है, हमें उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, हम नॉर्थ में रहते हैं, अगर कोई साउथ इंडियन आता है तो हम उसे कभी भी विदेशी नहीं कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, ये क्या है, टूरिस्ट है, वो क्या है, टूरिस्ट है। लेकिन मध्य युग में ऐसा नहीं था। तो हम आगे पढ़ेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। इतिहासकार और सोर्सेज मीन स्रोत, इतिहासकार और उनके स्रोत। अब इतिहासकार, स्रोत शब्द को आशय यहाँ पर हम किससे लेंगे कि किन चीजों से हमें उस चीज की जानकारी हो रही है, जिस चीज को हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं या अतीत की बातों को जो हम बताते हैं, तो उस चीज को बताने के लिए हमें किसी न किसी स्रोत की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे हम आज इतिहास में जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसके हमारे पास कई सोर्सेज होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। तो ऐसे ही इतिहासकारों के पास क्या उनके स्रोत, कौन कौन से उनके स्रोत थे। सो हिस्टोरियन use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation। जांच पड़ताल, हिस्टोरियंस इतिहासकार, और सोर्सेज मीन स्रोत। ओके, तो इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते थे और उनकी खोज की प्रकृति क्या थी, किस चीज, किस खोज में वो डिपेंड रहते थे, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते थे। ओके, उनकी जो जांच पड़ताल की प्रकृति थी और किस प्रकार से वे जांच पड़ताल करते थे, क्या माध्यम उनके स्रोतों का था, तो वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते थे अपनी खोज की प्रकृति के लिए। अब अगर हम एग्जाम्पल लें, लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रेड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धना। अब पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ी थी लास्ट क्लास में। तो इस पुस्तक में भी, इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स फ्रॉम रफली 700 टू 1750। ओके, अब इस बुक में भी हम बड़े बड़े रूप से, मोटे तौर पर 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग हजारों वर्ष के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या चेंजेस हुए थे इतने टाइम ड्यूरेशन में। कल हमने मानचित्र के बारे में पढ़ा था, मानचित्र अध्ययन के बारे में पढ़ा था, क्या डिफरेंसेस आए थे 600 वर्ष के टाइम पर। और अब आगे को इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे कि 700 से 1750 ईस्वी में हजारों वर्षों में क्या परिवर्तन हुए। You will notice some continuity in the sources used by historian for the study of this period। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, ओके, इस काल के इतिहास में जितने भी इतिहासकारों ने वहाँ की खोज के लिए या इतिहास की बातों को बताने के लिए, अपने आशय को स्पष्ट करने के लिए जिन जिन स्रोतों का प्रयोग किया था, उनमें से बहुत सी बातें हमें ऐसी मिलेंगी। ओके, बहुत सी बातें हमें ऐसी मिलेंगी जो कि पिछले युग जैसी ही चली आ रही हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो कि रिपीट होती हैं, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं स्रोतों से हमें अतीत के बारे में ज्ञात होता है। दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन। अब वे चीजें क्या थी, अगर हम बारे में सूचना इकट्ठी करेंगे तो वो चीजें क्या थी, कॉइन्स थी। ओके, एक तो कॉइन्स थी, एक इंस्क्रिप्शंस थे, इंस्क्रिप्शंस मीन्स शिलालेख थे, एंड आर्किटेक्चर मीन्स स्थापत्य भवन निर्माण कलाएं थी, एंड ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, और इसके साथ साथ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स भी था। ओके, क्या था उसके साथ साथ, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स भी था। इट मीन्स लिखित सामग्रियां, जितना भी उन्होंने टेक्स्ट लिखा था, चाहे इसे हम क्या कह सकते हैं, लिटरेरी सोर्सेस कह सकते हैं, पुस्तकों में कई लोगों ने लिखा था, अपने लेखों में कई लोगों ने लिखा था, तो ये सारे उनके मुख्य रूप से क्या थे, स्रोत थे, जो अभी नहीं बदले, ये पहले भी चले आ रहे थे और अभी भी चले आ रहे थे। तो इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, कॉइन्स, सिक्कों,
इंस्क्रिप्शंस शिलालेखों, आर्किटेक्चर स्थापत्य भवन निर्माण कलाएं एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स और लिखित सामग्री पर निर्भर रहते हैं। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, लेकिन कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चीजें उनके पास रिकॉल के लिए हैं, कई चीजें अभी थोड़ा सा इसमें अलग भी हैं। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, इस युग में प्रामाणिक और लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से काफी बढ़ गई है। ठीक है, जितने भी लिखित रिकॉर्ड्स थे उनकी संख्या, उनकी जो विभिन्नताएं थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, इंक्रीज्ड, आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी थी। They slowly displaced other types of available information. इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के बारे में मतलब धीरे धीरे क्या हुए, दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, ग्रेजुअली क्या होने लगा, वे कम होने लगे, सस्ते होने लग गए एंड मोर वाइडली अवेलेबल। ठीक है, फिर बाद में वे स्रोत क्या हुए, काफी इजीली सस्ते मिलने लगे, काफी उनका प्रयोग ज्यादा होने लगा, इजीली वे मिलने लगे, तो उनका जो मूल्य था वो भी बहुत ज्यादा क्या हो गया, कम हो गया, जिससे वे बड़ी संख्या में अवेलेबल होने लगे, वाइडली अवेलेबल होने लगे, आसानी से उपलब्ध होने लगे। पीपल यूज्ड इट टू राइट used it to write holy text, chronicles of rulers, letters and teachings of saints, petitions and judicial records, and for registers of account and taxes. Okay, account for taxes. इस समय के दौरान, ठीक है, इस समय के दौरान हो गया था, कागज बहुत सस्ता हो गया था। ठीक है, पेपर की जो मैन्युफैक्चरिंग हो गई थी काफी इजीली हो गई थी, काफी सस्ता हो गया था और बड़े पैमाने पर भी क्या हो गया था, वो उपलब्ध होने लगा था। तो पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, तो अब लोग क्या करने लगे, अब लोग इसका इस्तेमाल किस में करने लगे, होली टेक्स्ट में करने लगे। लोग धर्म ग्रंथ में, क्रोनिकल्स ऑफ रूलर, शासकों के वृत्तांत में, शासकों की जो वो जीवनी लिखते थे, जो कथाएं लिखते थे, और संतों के लेखन में तथा उपदेश में। ओके, टीचिंग ऑफ साइंस, संतों के उपदेश में। लेटर्स मीन्स जो भी वो पत्र लिखते थे। क्रोनिकल्स ऑफ रूलर्स मीन्स शासकों के वृत्तांत में। होली टेक्स्ट मीन्स धर्म ग्रंथों में। एंड पेटिशंस मीन्स अर्जियों में। एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, जितने भी जुडिशियल मीन्स न्याय संबंधी दस्तावेज होते थे, अदालतों के जो भी दस्तावेज होते थे उसमें वे लिखने लगे। एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस। ठीक है, और इसके साथ साथ वे हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में भी इसका काफी अच्छा उपयोग करते थे, क्योंकि अब उनके पास पेपर क्या हो गया था, इजीली अवेलेबल हो गया था, बड़ी संख्या में उनको उपलब्ध होता था, काफी कम दाम उनके हो गए थे। तो अब लोग इस पेपर का इस्तेमाल, लिखने का इस्तेमाल बहुत अधिक रूप में इन सभी चीजों में करते थे। होली टेक्स्ट में करने लगे धीरे धीरे। ठीक है, धर्म ग्रंथ में करते थे, शासकों की जीवनी लिखने में या उनकी वीर कथाएं लिखने में करने लगे, संतों के लेखन में करने लगे। जितने भी संतों के उपदेश थे, लेखन थे, पत्र थी और अर्जियां थी, जितनी भी जुडिशियल रिकॉर्ड्स थे उसमें लिखने लगे। तो ये सभी चीजों में अब कागज का इस्तेमाल बहुत अधिक होने लगा। Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. अब manuscripts क्या होते हैं, ठीक है, manuscripts मीन्स पांडुलिपियां। ठीक है, manuscript पांडुलिपियां। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल। अब वेल्दी पीपल जो धनी व्यक्ति थे वे तो आसानी से मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, पांडुलिपियां को ले लेते थे, क्योंकि उनके पास अपार धन संपदा थी। एंड रूलर्स भी उसे आसानी से ले लेते थे। मॉनेस्ट्रीज, जितने भी मठ थे, मंदिर थे, मॉनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, तो वे लोग भी आसानी से पांडुलिपियों को एकत्रित किया करते थे। दे वर placed in libraries and archives. ओके, तो ये आसानी से पांडुलिपियों को पुस्तकालयों में और अभिलेखागार में
ऑलराइट, लाइब्रेरीज मीन्स पुस्तकालय, आर्चिव्स मीन्स अभिलेखागार में रखा जाता था। आर्चिव्स क्या होता है बेटा? अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। ओके, हियर a place where documents and manuscripts are stored. Today all national and state governments have archives where they keep all their old official records and transactions। ठीक है, तो लाइब्रेरीज तो हम सभी जानते हैं जहाँ पर पुस्तकों को इकट्ठा किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स की हमें पुस्तकें मिलती हैं, हम जब चाहें उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही क्या होते थे, हम क्या कहते हैं? अभिलेखागार कहते हैं। तो क्या होता है अभिलेखागार? ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, और आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के जितने भी आर्चिव्स होते हैं, जितने भी अभिलेखागार होते हैं, वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसी प्रकार से जब पांडुलिपियां इकट्ठी करी जाती थी, एकत्रित की जाती थी, किनके द्वारा? संपन्न व्यक्तियों के द्वारा, शासकों के द्वारा, मॉनेस्टरीज, मठों में और मंदिरों में जब इसे इकट्ठा किया जाता था तो इनको पुस्तकालय में और आर्चिव्स में, अभिलेखागार में रखा जाता था। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use। अब जितनी भी ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, जितनी भी ये पांडुलिपि थी, जितने भी ये दस्तावेज थे, इसे इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारियां मिलती हैं, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन भी है। अब इनका उपयोग क्यों कठिन है? ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज। क्यों इन पांडुलिपि का या इन दस्तावेजों का उपयोग कठिन है, इसको पढ़ने में क्यों कठिनाई आती है, वो हम आगे को पढ़ेंगे। There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand। If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise। Okay, अब यहीं पर आपको पता चल गया कि ये पांडुलिपि या अभिलेखागार से इतिहासकारों को या फिर कोई और व्यक्ति जो इनका प्रयोग करना चाहता है पढ़ने के लिए, उसमें कठिनाई क्यों आती है। देखो, इट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। अब क्या वो प्रॉब्लम्स आती हैं? देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे। प्रिंटिंग प्रेस मीन्स छापे खाने, जहां पर बहुत सारी एक चीज से कई चीजों को छाप कर कई उसकी प्रतिलिपियां बनाई जाती हैं। तो उन दिनों ऐसे छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए जितने भी स्क्राइब्स लोग थे, जितने भी लिपिक थे, मतलब लिपिक मीन्स जो उसकी प्रतिलिपियां बनाते हैं, बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपीज जो बनाते हैं, जितने भी, इसलिए जो लिपिक थे वे हाथ से ही उन पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। ठीक है, प्रतिकृति मीन्स फोटोकॉपी बनाते थे। इफ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, यू वुड नो दैट दिस इज नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृहकार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम तो आसान नहीं है। ठीक है, आप कभी स्कूल एब्सेंट हो गए, आपको अपना लेफ्ट वर्क करना है और आप अपने फ्रेंड्स की नोटबुक लेके आ गए, कॉपी लेके आ गए घर पे वर्क करने के लिए, तो क्या ये इजी होता है? नहीं, आपको कठिनाई जरूर आती है। क्यों कठिनाई आती है? क्योंकि कई बार कई अल्फाबेट्स, कई वर्ड्स आपको क्लियर नहीं लगते, आपको समझ नहीं आता कि आपके फ्रेंड ने, आपके मित्र ने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग में काफी अंतर होगा आपकी हैंडराइटिंग से। तो कई बार उस हैंडराइटिंग को समझने में आपको बहुत दिक्कत आती। तो यही चीज कहां पर होती थी? जब कोई पांडुलिपि के द्वारा किसी चीज का अध्ययन करता था, क्योंकि वो तो किसी और के द्वारा उसकी हस्तलिखित कॉपी होती थी। Then sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written। और कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती कि उसने क्या लिखा होगा, और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि उसने क्या लिखा है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन तो आती है हर किसी के साथ कि आपको कई बार क्या होता है, समझ में नहीं आता कि सामने वाले ने क्या लिखा हुआ है और आपको वो चीज लिखनी है। तो आप क्या करते हैं? गैस करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि इसने क्या लिखा है, उस वर्ड्स के अकॉर्डिंग, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, फिर आप उसको लिखते हैं। तो ऐसा ही यहां पर होता है। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। ओके, फलस्वरूप
आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर तो आ ही जाते हैं। ओके, आते कि नहीं आते हैं? अगर आपके, आई एम गिविंग अ जस्ट स्मॉल एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने कल लिखा है और आपको क समझ में नहीं आ रहा है और क के बदले थोड़ा सा गड़बड़ हुआ और आपने उसे पल बना दिया, ठीक है, क के बदले आपने उसे क्या लिख दिया, प लिख दिया, तो कल टोटली चेंज टू पल। तो डिफरेंट, चेंज तो बहुत छोटा था, ठीक है, अंदाजा आपने थोड़ा सा लगाया, चेंज छोटा था, लेकिन मीनिंग उसकी टोटली क्या हो गई, चेंज हो गई। कल को आप फल पढ़ लिया, फल को आपने पल पढ़ लिया, ठीक है। तो ऐसा ही उनके साथ होता था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स कॉपिंग इज समवट सिमिलर। पांडुलिपि की जो प्रतिलिपि बनाते थे, उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी बनाते थे, उसमें भी कुछ कुछ यही होता था, क्योंकि वो हाथों से लिखकर बनाई जाती थी। दूसरे लिपि As scribes copied manuscript, they also introduced small changes, a word here, a sentence there. Okay, तो जो जितनी भी प्रतिलिपियां बना कर लेता था या फिर कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य उसके द्वारा बदल जाता था। Small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text became substantially different from one another. ओके, तो सदी दर सदी जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला गया, काफी डिफरेंस समय में आया, तो प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। ओके, तो समय बीतता चला गया, एक लिपिक ने किसी पांडुलिपि की दूसरी प्रतिलिपि बनाई, उसे कुछ चीज समझ में नहीं आया, कुछ वर्ड समझ में नहीं आए, थोड़ा सा अंतर वहां पर आ गया, फिर दूसरे लिपिक ने उसकी प्रतिलिपि बनाई। तो ऐसा करते करते समय के साथ साथ कई परिवर्तन होते चले गए। This is a serious problem because we rarely find the original manuscripts of the author today. Okay, this is a serious problem. इससे क्या हो गई, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि मुश्किल से ही, बहुत ही शायद ही कहीं मिलती होगी। अब जो ओरिजिनल पांडुलिपि थी, जो सबसे पहले बनी गई, तो उसके बहुत ही कम % चांसेस हैं कि शायद वो हमें मिल पाए या इतिहासकारों को मिल पाए। ओके, सो वी are totally dependent upon the copies made by later scribes. तो हम पूरी तरह किस पर निर्भर हैं, जो बाद में प्रतिलिपियां बनाई गई, हम पूरी तरह अब उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। As a result, historians have to read different manuscripts versions of the same text to guess what the author had originally written. Okay, तो इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मुख्य रूप से लेखक ने लिखा क्या था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ को विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। अगर हम बिल्कुल प्रॉपर अगर अतीत के बारे में किसी चीज को जानेंगे, तो उसके लिए हम सिर्फ एक पांडुलिपि पर डिपेंड नहीं रह सकते, बल्कि हमें कई पांडुलिपियों की प्रतिलिपियों को पढ़ना होगा, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, और तब जाकर हमें उसका विस्तृत और सत्य ज्ञान प्राप्त होगा। On occasion, authors revise their chronicles at different times. अब कई बार authors means लेखक, ओकेजन अवसर, कई बार chronicles means जो इतिहासकार थे, ठीक है, जितना जो इतिहासकारों के वृत्तांत थे, इतिहासकारों ने जो भी वृत्तांत लिखे, जो भी बातें लिखी थी, तो कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में, जो उन्होंने मेन मूल वृत्तांत लिखा था, इतिहास के बारे में जो भी लिखा था, उसमें वे समय समय पर परिवर्तन करते रहते हैं, संशोधन करते रहते हैं। ओके, द 14th century chronicles जियाउद्दीन बरानी wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. ओके, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार थे जिनका नाम क्या था, जियाउद्दीन बरानी था। उन्होंने अपने वृत्तांत में पहली बार 1356 में और दूसरी बार
इसके 2 वर्ष के बाद क्या लिखा, एक वृत्तांत लिखा, उसको उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या संशोधन किया और क्या किस बारे में वो बताना चाहते थे। तो 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरानी ने अपना वृत्तांत, अपना अभिलेख, अपना लेख पहली बार 1356 में और उसके बाद 2 वर्ष के बाद लिखा था। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s। ऑलराइट, अब दोनों में क्या अंतर है, दोनों वृत्तांत में, एक वृत्तांत 1356 में लिखा गया और दूसरा कब लिखा गया, 2 वर्ष के बाद यानी 1358 में लिखा गया। तो दोनों में क्या अंतर था, दोनों में काफी अंतर हुआ, लेकिन जो 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, ये एक्चुअल में उनको अंतर मिला कि वहां जो इतिहासकारों ने कई वृत्तांत लिखे थे उनको एक्चुअल में इस वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। ओके, so about the of the first version until the 1960s। okay, तो इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन। अब इसे हम दोबारा देखेंगे। टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, दोनों में क्या था, काफी अंतर था। बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो, लेकिन इतिहासकार नहीं जानते थे अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1916 तक। कब, 1960 तक इतिहासकारों को किसी भी इतिहास के जो भी उन्होंने लिखा था उसके वृत्तांत के बारे में एक्चुअल जानकारी नहीं थी। इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, यह पुस्तकालय के विशाल संग्रह में कहीं दबा हुआ था। ओके, सो दिस इज ओवर नाउ, थैंक यू वेरी मच।